हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर 11th क्लास का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, तो दोनों चीज़ लिख दिए तो कंफ्यूज मत होना। इनिशियली बच्चों को होता है कि सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो अल्टीमेटली एटम के स्ट्रक्चर की हम बात करने वाले। तो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोला है और जनरली हम एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 11th क्लास का एनसीईआरटी पार्ट 1 एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हम इसको बोलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ बात किससे हो रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब एटम की स्ट्रक्चर की हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से एटम बना होता है, क्या क्या उसमें सब पार्टिकल्स होते हैं, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब चीज़ें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑरिजिन ऑफ द वर्ड एटम, ठीक है, ये एटम वर्ड आया कहाँ से, तो द वर्ड एटम हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अटोमियो। ठीक है, अब सुनने में थोड़ा सा बोलने में अजीब सा लगता है। ठीक है, तो अटोमियो है ना, विच मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। ठीक है, तो जो ग्रीक वर्ड है अटोमियो, इसका मतलब होता है कि उसको फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, या फर्दर उसको कट नहीं कर सकते, या छोटा नहीं कर सकते। नहीं, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये सबसे छोटा पार्ट हो गया किसी भी मैटर का, उसको फर्दर हम सब डिवाइड या सब अनकटेबल पार्ट है या सब डिवाइडेड पार्ट नहीं कर सकते, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये जो ग्रीक वर्ड है एटोमिया, वहां से ये टर्म आया, जिसको हम आज के टाइम में क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, तो ये एटम जो वर्ड नाम दिया गया है ग्रीक वर्ड से दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके चाहे आप नोट करना चाहो तो आपकी इच्छा है, कर सकते हैं इसको। चलिए, अब बढ़ते हैं हम आगे इसमें। अब बात होती है एटम की कि किसको कैसे पता लगा कि एटम क्या है, क्या नहीं है, क्या है। तो यहाँ पर अलग अलग थ्योरीज दी गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो व्हाट इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ मैटर दैट हैज साउंड साइंटिस्ट बेस। मैटर से रिलेटेड कैसे पता लगा कि मैटर क्या है, किससे बना है, क्या चीज़ है, तो वो उसके लिए कौन सी साइंटिफिक बेस पे कौन सी थ्योरी है। तो सबसे पहले डेल्टन, ठीक है, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो उन्होंने थ्योरी दी थी, तो उसको नाम दिया डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 1808 के अंदर। ठीक है, 18th सेंचुरी की बात है। तो उसमें डेल्टन्स एटॉमिक ने एक थ्योरी दी थी, तो उसको नाम दिया गया डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, और डिस्क्राइब दैट द एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब जो भी मैटर है, हमें पता है हर चीज मैटर से बना हुआ है, और मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड सम स्पेस इज नोन एज मैटर। तो मैटर से, हर चीज मैटर से बनी है, और मैटर एक्चुअल किससे कंसिस्ट होता है, किससे बना हुआ होता है, तो वो एक एटम से बना हुआ होता है। अब वो पहली बार डेल्टन ने ये चीज थ्योरी प्रपोज करी थी। अब डेल्टन ने कुछ पोस्टुलेट्स, ठीक है, या कुछ पॉइंट्स रखे थे एटम से रिलेटेड, उनको देखते, और उन पॉइंट्स में क्या प्रॉब्लम थी और वो डिस्कार्ड क्यों हो गए, उन दोनों चीजों की हम बात करने वाले। ठीक है, तो जो हमारी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, हम उसकी बात करते हैं। तो यहां पर हमने वही लिखा है, पोस्टुलेट्स और अजम्पशन ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, क्या क्या पोस्टुलेट्स है उनको वन बाय वन हम देखते हैं। अब क्योंकि उस टाइम क्या था कि उसने एक अज्यूम ही करा था, ठीक है, ये चीज़ अज्यूम ही करी थी डेल्टन ने कि भाई एटम ऐसा होगा, इसमें ये चीज़ होगी, जो भी उसने एक्सपेरिमेंट करे थे उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला पॉइंट उसने जो पोस्टुलेट या अजम्पशन जो माना था एटम को लेके, वो था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। तो वो तो अभी जैसे इनिशियली जो ग्रीक वर्ड एटम आया, वहीं से हमें समझ में आएगी उसको फर्दर सब डिवाइड या सब अनकटेबल पार्ट है, उससे छोटा पार्ट नहीं हो सकता मैटर का। तो डेल्टन ने भी ये बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, एलिमेंट अलग अलग है, उनका जो पार्ट सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या होगा, उसका एक एटम होगा, जिसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, सब डिवाइड नहीं कर सकते। ये उसका पहला पोस्टुलेट या एजम्पशन हम बोल सकते हैं। सेकेंड जो पोस्टुलेट और एजम्पशन था डेल्टन का, वो था एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब है, वो कह रहा है कि अगर सेम एलिमेंट के एटम है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का दूसरा एटम, हाइड्रोजन का तीसरा एटम, तो एलिमेंट तो सेम है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एक एटम की बात करूँ पहले एटम की, हाइड्रोजन के दूसरे एटम की बात करूँ, हाइड्रोजन के तीसरे एटम की बात करूँ, तीनों ही एटम क्या होंगे, सिमिलर होंगे इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज से लेके हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से, केमिकल प्रॉपर्टीज से, सब चीज़ों से रिलेटेड वो सब चीज़ें कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो उसने बोला कि अगर हमारे पास एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम है तो वो कैसे होंगे, सिमिलर टाइप के होंगे।
बट वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के एटम से बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन का एक एटम है, एक नाइट्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन का एटम और नाइट्रोजन का एटम दोनों अलग अलग एलिमेंट से बने हुए, एक हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है, अलग अलग एलिमेंट हो गए, तो दोनों के जो एटम होंगे वो दोनों एक दूसरे से हर वे में क्या होंगे, हर रेस्पेक्ट में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, ये सेकंड पोस्टुलेट और एजम्पशन डाल्टन ने दिया, जो कि लिखा है एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिमिलर होंगे बट डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट, वो एटम लेकिन दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग होगा। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सेम होंगे और हाइड्रोजन नाइट्रोजन का क्या होगा, अलग अलग एटम होंगे। ठीक है, ये इसका सेकंड पोस्टुलेट था। देन फिर देखते थर्ड पोस्टुलेट क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल कंबाइन इन सिंपल रेशियो एंड फॉर्म कंपाउंड विच इज नोन एज स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। अब जनरली मोल कॉन्सेप्ट में हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वर्ड यूज करते, स्पेलिंग वाइज देखो तो टर्म वाइज देखो तो सेम वही स्टोइचियोमेट्री है। अब यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड से क्या मतलब है, तो स्टोइचियोमेट्रिक दो तरह के कंपाउंड हम जनरली कैटेगराइज करते हैं, एक होता है स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड, एक होता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। क्या होता है नॉन, अभी मैं आगे बात करने वाला हूँ। स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड जनरली वो कंपाउंड है जो सारे अपने नेचर में जनरली एग्जिस्ट करते हैं और हम अब तक 10th क्लास तक पढ़ते हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल H2, कोई भी दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं और एक कंपाउंड बनाते, और वो जो एलिमेंट कंबाइन और कंपाउंड बना रहे वो सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला H2 है, ठीक है, अगर मैंने बात करी, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला H2 है, तो H2 के अंदर मैं ये बोल सकता हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिंपलेस्ट रेशियो है। अगर मैं बोल रहा हूँ CO2 है, ठीक है, तो CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन किस में 1:2 के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। या फिर आप क्या ले लो, ग्लूकोज ले लो, C6H12O6, इसमें देखें हम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो क्या आ जाएगा 6:12:6, तो ये 1:2:1, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो में ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब कभी आपने ऐसा देखा है कि हाइड्रोजन 1.7 और ऑक्सीजन 1, या यहां पर कार्बन 0.9 और ये 2.1, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। सिंपलेस्ट रेशियो में देखा होगा 1 2 3, इंटीजर देखा होगा सिंपल 1 2 3 4 5, ठीक है, जितने भी कंपाउंड है सब में देख लेना। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर एलिमेंट सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर एग्जिस्ट करते, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक क्या होते हैं, तो अभी हम आगे देखते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए, तो डाल्टन ने ये बोला कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल कंबाइन इन सिंपल रेशियो, वही मतलब हुआ अलग अलग एलिमेंट के एटम जब कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं तो वो कंबाइन होने का जो रेशियो वो सिंपल है, 1:2, 1:2:1 या 2:1। ठीक है, ये CH4 के अंदर देखोगे तो 1:4 में कार्बन और हाइड्रोजन एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। तो इसने बोला नेचर में सिर्फ स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। ये इसके पोस्टुलेट थे, अजम्पशन थे। फिर लास्ट और फाइनल जो एजम्पशन है उसकी अगर हम बात करें तो एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, जैसे हम मास या एनर्जी की बात करते हैं कि एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मास नेवर बी क्रिएटेड, वैसे इसने एटम की बात करी कि एक एटम है उसको ना तो मैं बना सकता हूँ ना मैं उसको खत्म कर सकता हूँ। अगर मुझे हाइड्रोजन का एटम है तो जो है उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये उसका अजम्पशन है, उसके पोस्टुलेट से। तो एक बार वीडियो पॉज करें और ये एग्जांपल चाहो तो इस थर्ड पॉइंट के नीचे लिख लेना है, स्टोइचियोमेट्रिक के नीचे। ठीक है, मैंने यहाँ अलग अलग जहाँ स्पेस थी वहाँ उसके अकॉर्डिंग लिख दिया है। नहीं तो एक बार वीडियो पॉज करें और चारों पोस्टुलेट्स और एजम्पशन कॉपी करें, फिर हम इसके इन चारों पोस्टुलेट को डिस्कार्ड क्यों कर दिया गया था उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें। चलिए अब बढ़ते हम आगे। तो अब यहां पे लिखा मैंने ऑल द पोस्टुलेट डिस्कार्डेड बिकॉज, कितने दिए इसने, 4 पोस्टुलेट, 4 अजम्पशन दिए किसने, डाल्टन ने, और चारों अजम्पशन को हमने डिस्कार्ड कर दिया, उस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। क्यों कर दिया, तो वही चीज हमें देखनी है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं, पहला जो हमने पॉइंट लिखा था, ठीक है, उसका रीजन क्या है वो देख लेते पहले। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक एलिमेंट का।
ठीक है, किसी भी एलिमेंट का एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसको फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमारा पहला पोस्टुलेट था डाल्टन का। बट फर्दर बाय द टाइम हमें पता लगा कि एटम आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जबकि एटम किसी का भी हो, कोई से भी एलिमेंट का हो, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का हो, नाइट्रोजन का हो, फ्लोरीन का हो, आयरन का हो, किसी का भी एटम हो, कोई सी भी एलिमेंट का, वो एटम फर्दर सब पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। तो वो कौन कौन से पार्टिकल हमें पता है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो एटम फर्दर कंसिस्ट होता है सब एटॉमिक पार्टिकल या सब पार्टिकल बोलते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो पहला पोस्टुलेट इस वे में उसका क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। उसने बोला एटम ये सबसे छोटा, उसके आगे उसको पता नहीं था, नहीं बोला। फिर बाद में जब हमने बाय द टाइम और रिसर्च हुई और साइंटिस्ट को पता लगा, तो पता लगा कि नहीं, एटम में फर्दर और चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसका पहला पोस्टुलेट इस वे में डिस्कार्ड कर दिया गया है। सेकंड पोस्टुलेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसने बोला कि सेकंड पोस्टुलेट क्या था, उसने बोला कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल बट डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट। तो सेम एटम, जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का दूसरा एटम, हाइड्रोजन का तीसरा एटम, अगर सेम एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो इसके सारे एटम क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, सिमिलर होंगे इन ऑल रेस्पेक्ट। बट हमें ये पता लगा धीरे धीरे डिस्कवरी होने पे, रिसर्च होने पे, कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम भी हो सकते हैं। कैसे, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन के नंबर तो सेम होते हैं, लेकिन मास नंबर क्या होता जाता है, चेंज हो जाता है। तो जैसे हाइड्रोजन के मैं आइसोटोप्स की बात करूं तो 1H1, 1H2, 1H3, तो है तो हाइड्रोजन ये तीनों, बट एक ही एलिमेंट के एटम है, बट वो तीनों एक दूसरे से अलग होंगे प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्ट में, मास के रेस्पेक्ट में, इस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में। तो उसने बोला कि सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो सेम होते हैं हर वे में। बट ये थ्योरी भी डिस्कार्ड होगी, क्यों, क्योंकि जैसे आइसोटोप्स के बारे में पता लगा, तो आइसोटोप भी तो सेम एलिमेंट के होते, तो वो फिर सिमिलर क्यों नहीं हुए। ठीक है, तो वही चीज लिखा है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं, और वो आपस में कौन से एटम्स की बात कर रहे हैं, वो जब अगर आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइक हाइड्रोजन के होते हैं आइसोटोप्स, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन के होते हैं, ठीक है, इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल है। क्लियर है। तो ये सेकंड जो उसका पोस्टुलेट या अजम्पशन था, उसका डिस्कार्ड होने का रीजन ये है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो इसमें दे रखा है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो हमने बात करी स्टेचोमेट्री, है ना, उसको डिस्कार्ड क्यों कर दिया गया उस पोस्टुलेट को, एजम्पशन को। तो उसका रीजन क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल कंबाइन इन सिंपल रेशियो एंड फॉर्म कंपाउंड कॉल्ड स्टेचोमेट्री कंपाउंड, बट दे कैन ऑल्सो फॉर्म सम नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड। इसका क्या मतलब है कि मेजरली, ठीक है, मैक्सिमम आज तक आपने जो पढ़ा होगा, ठीक है, और अभी आगे भी पढ़ने जा रहे हैं, तो मैक्सिमम 99% जो आप कंपाउंड्स देखते हो वो सारे कैसे होते हैं, स्टेचोमेट्री के होते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो में कंबाइन होते हैं। बट ठीक है, आप 12th में जब आप जाओगे, है ना, और या फिर रिडॉक्स के अंदर, ठीक है, 11th क्लास का एक रिडॉक्स हमारा चैप्टर है, उसके अंदर भी आप देखोगे नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड के भी आपको क्या मिलेंगे, एग्जाम्पल्स मिलेंगे। और फर्दर बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में कि नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड बनते कैसे, और ऐसा क्यों हो जा रहा है कि हमें वो दिखता है। एक्चुअल में कोई एटम को तो मैं डिवाइड करके 0.7 पार्ट नहीं कर सकता ना, एटम एक होगा या नहीं होगा, लेकिन उसको 0.7 पार्ट या 0.9 पार्ट करना, ठीक है, या 1/7 उसका पार्ट करना, ये पॉसिबल नहीं है। वो मैथमेटिकली हमें 0.7 या 0.8 या 0.9 नजर आता है। कैसे नजर आता है, तो उसको डिटेल में हम स्टडी करते हैं। 12th क्लास का हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का NCERT पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर आता है सॉलिड स्टेट। उसके अंदर हम जब वहां पर इसको देखते हैं, तो वहां पर हम देखते उस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में देखते हैं कि नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड बनते क्यों है, नहीं, ठीक है। तो नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड बनने का रीजन और वो मैथमेटिकली ऐसा क्यों आ रहा, वो दोनों ही चीज हम 12th में पढ़ते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। हाँ, एग्जाम्पल में बता देता हूँ कि कैसे कंपाउंड होते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम रिडॉक्स चैप्टर में भी देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहां पर बोला नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड क्या होंगे, ठीक है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल इस तरह के आपको कंपाउंड देखने को मिल जाएंगे, Fe0.93O, FeO लिखा हुआ हो या Fe2O3 लिखा हुआ हो, ठीक है। जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि Fe2 या तो FeO एंड Fe2O3 लिखा हुआ हो,
तो इसके अंदर आयरन और ऑक्सीजन 1:1 रेशो में, इसमें आयरन और ऑक्सीजन 2:3 रेशो में, सिंपलेस्ट इंटीजर रेशो में। यहाँ देखेंगे तो आयरन और ऑक्सीजन में 0.93 और 1, कुछ नहीं दे रखा तो 1 तो होगा। तो ये फ्रैक्शनल, हमें यहाँ पे जो इंटीजर की जगह फ्रैक्शनल वैल्यू नजर आने लगती है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, आयरन भी बनाता है और कुछ एग्जांपल जैसे निकल भी बनाता है, ऐसे एग्जांपल 0.95 निकल ऑक्साइड भी होती है ऐसा। ठीक है, तो नॉर्मल भी मिल जाएगा और इस तरीके से नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड भी आपको मिल जाएगा। ऐसा क्यों बनाता है? ठीक है, तो एक आई थिंक वैसे तो किसी ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन हाँ, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, उसकी वजह से सॉलिड फॉर्म में ये कुछ लोअर ऑक्सीडेशन, कुछ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों जब कंबाइन होती तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स वो इस तरीके से हमें नजर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 0.93 एटम का मैंने पार्ट तोड़ दिया। ठीक है, तो कैसे आया क्या आया वो डिटेल में हम रिडॉक्स में पढ़ेंगे थोड़ा आइडिया, और ज़्यादा डिटेल में हम 12th क्लास के सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ, बट बेसिक आइडिया कि अगर किसी कंपाउंड के फॉर्मूले के नीचे इस तरीके से डेसिमल लिखा हुआ तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। और बाकी जितने भी कंपाउंड होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं? स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। तो डेल्टन ने बोला इनिशियली कि भाई सारे कंपाउंड कैसे होते हैं? स्टेचोमेट्रिक के होते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो में होते हैं, और हम भी लगता है हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन जब पता लगा कि हाँ नॉन स्टेचोमेट्रिक भी हो सकते हैं, तब फिर उसकी थ्योरी जो थी, उसका जो पोस्टुलेट एजम्पशन था, वो फिर से डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट जो पॉइंट था, लास्ट इसने बोला था कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। यहां लिखा है उसके डिस्कार्डेड से रिलेटेड, एटम कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है? रेडियो एक्टिविटी टर्म आते ही मतलब हो जाता है यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड। न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ हम बढ़ जाते हैं, तो जहाँ पे भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन का ही मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर के जो पार्टिकल्स है, कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो पार्टिसिपेट करने लगते हैं अगर किसी रिएक्शन में, तो हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। जनरली जो हमारे सिलेबस में 11th-12th में हम जो पढ़ते हैं वो सारी केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, ना कभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के बाहर नहीं निकलता है। तो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर रिएक्शन में कहीं पार्टिसिपेट करने लग जाए, तो हमें पता है किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से उसका रूप नहीं बदलता है। रूप नहीं बदलता मतलब मैं कह रहा हूँ ऑक्सीजन है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है। अब ऑक्सीजन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो हमें पता क्या होगा? इस पे O-1 चार्ज आ जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? O-2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आने, या फिर मैं ऐसा करूँ जैसे सोडियम है, ठीक है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो भी सोडियम का क्या बनेगा? आयन ही बनेगा। नहीं तो इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से कोई चेंज नहीं होता एलिमेंट। ठीक है, हम जब बात कर रहे थे कि एटम को क्रिएट कर सकते या नहीं कर सकते, तो हम बात यहाँ कर रहे थे कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है या कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उससे एटम का रूप चेंज हो जाता है, एटम चेंज नहीं हो जाता है। अभी भी मैं बोलूँगा ऑक्सीजन का एनायन है एक मोनोवेलेंट, ये डाइवेलेंट एनायन हो गया, ये कैटायन है मोनोवेलेंट। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियस में से किसी प्रोटॉन को निकाल दूं या किसी न्यूट्रॉन को निकाल दूं या एक प्रोटॉन ऐड कर दूं या न्यूट्रॉन ऐड कर दूं, तो फिर वो एटम चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जैसे मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन, कैसे हाइड्रोजन है? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है। हीलियम, ठीक है, हीलियम का मतलब क्या है? उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अल्टीमेटली किसी भी एटम की आइडेंटिफिकेशन उसके न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उससे होती है। अगर वो पार्टिकल में अगर चेंज कर दूं तो वो हमारा एटम ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और ये चेंज कैसे हो सकता है? न्यूक्लियर रिएक्शन से हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो एक अलग कहानी है, लेकिन हाँ ये हो सकता है। तो रेडियो एक्टिविटी से मतलब है यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन से, और न्यूक्लियर रिएक्शन की हेल्प से हम एक एटम को क्रिएट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो अल्टीमेटली जो 4 उसने डेल्टन ने पोस्टुलेट या अजम्पशन दिए थे, चारों के चारों क्या कर दिए? हमने डिस्कार्ड कर दिए, या हमने मतलब आने वाले टाइम से जब डिस्कवरी हुई, जैसे चीज अंडरस्टूड हुई, तो वो चारों जो अजम्पशन है वो क्या होने लगे? डिस्कार्ड होने लगे। उन चारों के रीज़न क्या है मैंने 1 बाय 1 सारे एक्सप्लेन आपको कर दिए। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें एक बार और कॉपी कर ले इसको जल्दी से।
चलिए अब बढ़ते आगे हम। अब यहाँ पर इस चैप्टर में एक्चुअली हम जो पढ़ने वाले हैं, हमने बोला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, तो वो समझ में आया, डेल्टन ने बोला, तो वो चीज़ तो नहीं है कि उसके अंदर फर्दर हमने देखा कि कुछ सब एटॉमिक या सब डिविजल पार्टिकल होते हैं किसके अंदर, एटम के अंदर। तो वही लिखा है व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड इनिशियली। तो हमें पता है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन होता है एक जो न्यूक्लियस के बाहर होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये हमें कैसे पता लगा या कैसे इनकी डिस्कवरी, उससे हम चीज़ें चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उससे हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट में कैसे क्या चीज़ हुई थी, उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझेंगे और क्या ऑब्जर्वेशंस हुए थे और उन ऑब्जर्वेशन से क्या कैरेक्टरिस्टिक या कंक्लूजन है उनकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नीड टू कीप इन माइंड अ बेसिक रूल। बेसिक रूल मतलब आपको खैर पता ही होगा, फिर भी यहाँ लिख दिया है कि हमें पता है जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज करते हैं अट्रैक्ट करते नहीं। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव तो भी रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो बस ये चीज़ वो एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, वैसे तो हम मान के चलते कि 10th तक के बच्चों को पता होनी चाहिए, पता होती है, नहीं है तो फिर भी ठीक है, यहाँ पर हमने एक बार इन्फॉर्म कर दिया ताकि आगे कुछ बच्चों के लिए और नहीं लगे कि क्या हो रहा है नहीं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है, ये एक ग्लास की ट्यूब होती है, ये दिख रही है आपको, एक ग्लास की ट्यूब होती है। इस ग्लास की ट्यूब में इधर एक ये क्या लगी हुई है, प्लेट लगी हुई, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्यों, क्योंकि हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर एक मेटल की प्लेट लगी हुई होती है, एक मेटल की प्लेट ये यहाँ पे लगी हुई है दोनों साइड में। इन दोनों को ग्लास में हमने क्या करा, होल करा इस तरीके से कि बस वायर ही निकल पाए, और उस वायर से हमने क्या करा, यहाँ पर दोनों साइड से हमने क्या करा, हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। क्योंकि हमें पता है छोटा जो होता है वो नेगेटिव और बड़ा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, हमने जब छोटे वाले पार्ट से कनेक्ट करा तो ये नेगेटिव एंड हो गया। ठीक है, इसको हमने बोला है कैथोड, और यहाँ पर ये पॉजिटिव एंड से कनेक्ट है तो ये हो गया हमारा एनोड। ठीक है, तो नेगेटिव वाला कैथोड है और पॉजिटिव वाला एनोड है। अब ये खैर आगे अलग बात आ जाती है कि एनोड कैथोड कैसे हम डिसाइड करते हैं, तो ये भी 12th क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके एक चैप्टर पढ़ते हैं, जिसमें दो प्रोसेस होते हैं एक्चुअली। एक तो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो नॉर्मल सेल हम जो घड़ी वगैरह में यूज़ करते हैं, रिमोट्स वगैरह में। ठीक है, उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो दो अलग अलग सेल होते हैं। तो हो सकता है आपने अप टू 10th तक जनरली बच्चे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं पढ़ होता है। तो दोनों ही सेल्स के अंदर एनोड और कैथोड होते हैं। एनोड और कैथोड फिक्स होता है। एनोड तब डिसाइड होता है जब उस एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड तब बोला जाता है जब उस पर रिडक्शन होता है। कभी भी उस पर जो चार्ज है कि वो पॉजिटिव है तो एनोड बोलो या नेगेटिव है तो कैथोड बोलो, ये चीज़ होगी गलत। वो भले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, वो डिसाइड होगा पॉजिटिव और नेगेटिव से नहीं, उस पर क्या प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उससे डिसाइड होता है। अब ये क्या सब चीज़ें तो थोड़ा, क्योंकि अभी तक जैसे हम रिडॉक्स चैप्टर पढ़ेंगे 11th क्लास में ही, ठीक है, तो वहाँ पे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पढ़ेंगे, और वहाँ से हमें समझ में आएगा कि कैसे ऑक्सीडेशन और कैसे रिडक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। और फिर फर्दर जब 12th में पढ़ेंगे तब हम वहाँ बात करेंगे कैसे यहाँ ऑक्सीडेशन होने की वजह से इसको एनोड बोला जा रहा है, कैसे रिडक्शन की वजह से कैथोड बोला जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है तो एक बेसिक मैंने बस एक पॉइंट रखा है अपना कि कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव से एनोड कैथोड डिसाइड नहीं किया गया है, वो हमेशा प्रोसेस से डिसाइड किया जाता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अभी हम यही इस टॉपिक पे स्टिक रहते हैं। ठीक है, उस पर फिर 12th क्लास में डिस्कस करेंगे जब वो टॉपिक आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ में आ गया। ग्लास की ट्यूब है, दो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करा है नेगेटिव से, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया यहाँ पॉजिटिव से। इधर बाहर ऐसे दिखा दिया ये आउटलेट, लेकिन ये कहाँ जाता है, वैक्यूम पंप पे जाता है। वैक्यूम पंप का काम क्या है, अंदर लो प्रेशर क्रिएट करना। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, खाली। तो वहां पर हम जितना लो कर सकते हैं प्रेशर उतना लो करते हैं, और ये प्रेशर ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁴ एटीएम तक का होता है। अब कितना लो हो सकता है, तो उसको अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक, जो नॉर्मल हम जिस नेचर में रह रहे हैं, उसका प्रेशर कितना होता है 1 एटीएम, और इसका प्रेशर मैंने कितना बताया 10⁻⁻⁴ एटीएम। इतना लो कर देते हैं, मतलब लगभग कुछ भी नहीं है उसमें, वैक्यूम टाइप।
इसी तरीके से हाई वोल्टेज का मतलब क्या, हाई वोल्टेज मतलब ऐसा नहीं है 10 20 50 वोल्ट, ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर +4 वोल्टेज हम इसमें पावर सप्लाई करते हैं इतने हाई बैटरी से, ठीक है। तो ये 10 टू द पावर -4 ATM लो प्रेशर वैक्यूम क्रिएट करना, और यहाँ पर हाई वोल्टेज, ठीक है, 10 टू द पावर 4 वोल्टेज देते। ये लो प्रेशर और हाई वोल्टेज हम क्यों देते हैं इसका भी रीजन मैं बताऊंगा, अभी बस ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो ये ट्यूब है इसको बोला जाता है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। इसका नाम कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब क्यों रखा गया, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। बाकी इस ट्यूब को जो बोला जाता है वो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बोला जाता है। और यहाँ पर हम बात करें तो लिखा है कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास कंटेनिंग 2 थिन पीसेस ऑफ मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोड सील्ड इन इट, ठीक है। तो अभी मैंने बता ही दिया कि ग्लास की बनी हुई होती है, उसके अंदर 2 मेटल की प्लेट्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, ठीक है। और वो पूरा सील्ड होता है, मतलब उसके अंदर एयर टाइट होता है, ऐसे नहीं है कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ दिखाने में एक्सपेरिमेंटल रे डायग्राम मैंने दिखा दिया कि वैक्यूम पंप है, मतलब कनेक्टेड इस तरीके से कि इसके अंदर कुछ दूसरा इनलेट नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है। इसको और डिटेल में अच्छे से और समझेंगे, अभी सिर्फ मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है कि इस तरह का सेटअप है, इसके अंदर और छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करिए, इसको पहले ड्रॉ कर ले, फिर हम आगे बात करते हैं इसमें, ठीक है। चलो ये लिख देता हूँ मैं इसमें। पहली चीज़ तो 10 टू द पावर 4 वोल्ट होता है यहाँ पे, और इधर प्रेशर होता है 10 टू द पावर -4 ATM, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं इसमें आगे। तो डिस्कवरी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो 1 बाय 1 पॉइंट है उनको देखते चलते हैं। माइकल जो फैराडे थे, ठीक है, फैराडेज लॉज भी आपने शायद हो सकता है 10th तक पढ़ो, और हम पढ़ेंगे भी सारी 12th में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आते हैं फैराडे लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। तो उन्हीं के नाम पे है ये, फैराडे वहीं से आया, माइकल फैराडे उनका नाम था साइंटिस्ट का। तो माइकल फैराडे स्टडीड द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन partially evacuated tubes known as cathode ray discharge tube, ठीक है। तो ये ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट करा था, ये ऑब्जर्वेशन जो देखा था वो किसने देखा था, माइकल फैराडे ने देखा था। evacuated partially tube मतलब मैंने जैसे बोला वैक्यूम क्रिएटेड है, उसके अंदर और कुछ नहीं है, ठीक है। तो डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या डिस्चार्ज ट्यूब क्यों बोला जाता है, ठीक है, उस पर भी मैं आगे आऊँगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये फोटो लगा दी फैराडे साहब की, ठीक है, तो कुछ ऐसे दिखते थे। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस इज ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। तो मैंने बताया कि वेरी लो प्रेशर मतलब अप टू 10 टू द पावर -4 ATM का होता है, और हाई वोल्टेज 10 टू द पावर 4 वोल्टेज का होता है। और ये ऑब्जर्वेशन इस कंडीशंस में ही ऑब्जर्व होता है कि लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे, ठीक है। क्या रीजन है अभी बात करेंगे अपन। फिर देखा द प्रेशर ऑफ द डिफरेंट गैसेस, ठीक है, द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस इज एडजस्टेड थ्रू वैक्यूम पंप बाय देयर इवैक्यूएशन। मतलब वो जो ट्यूब है उसके अंदर एक्चुअली कोई ना कोई गैस फिल की जाती है। अब जो भी गैस फिल की गई है तो उस गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। तो हमें गैस कोई सी भी ले सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, हाइड्रोजन गैस से लेनी है, नाइट्रोजन गैस से लेनी है, ऑक्सीजन गैस लेनी है, कोई सी भी गैस ले सकते हैं। लेकिन जो भी आप गैस लो तो उसको लो प्रेशर पे लेके आने के लिए वो हम वैक्यूम पंप से कनेक्ट करते हैं, ताकि उस प्रेशर को वो क्या कर सके, मेंटेन कर सके, और प्रेशर को जितना हो सके उतना लो कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए हम वैक्यूम पंप कनेक्ट करते हैं। तो एक चीज़ अब यहाँ से नहीं आई है कि इस जो डिस्चार्ज ट्यूब है ग्लास की, उसके अंदर क्या फिल की जाती है, गैस फिल की जाती है, कोई भी। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखा है when sufficient high voltage is applied across the electrodes, current starts flowing through stream of particles moving in the tube from negative electrode that is cathode to the positive electrode that is anode। अब ये बोल रहा है कि जब हमने बैटरी को फाइनली कनेक्ट कर दिया और बैटरी से पावर गई, तो बैटरी से पावर गई
तो वहाँ से क्या होता है, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स फ्लो होने लगते, एनोड और कैथोड के बीच में कुछ ना कुछ पार्टिकल्स फ्लो होने लगते हैं। तो उसने वही बोला है, कैथोड से कहाँ, एनोड की तरफ कुछ पार्टिकल्स का इस तरीके से मूवमेंट आपको नजर आता है। मतलब अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मुझे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में मेरे पास कैथोड है, राइट में मेरे पास एनोड है, तो लेफ्ट टू राइट कुछ पार्टिकल्स का मुझे क्या नजर आता है, मूवमेंट नजर आता है। कब, जब मैं बैटरी से फाइनली कनेक्ट कर देता हूँ उसके अंदर गैस फिल करके लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे, तो कुछ पार्टिकल्स का मूवमेंट नजर आता है। अब ये सब चीज़ें क्या है, अब मैं इसको डिटेल में हम बात करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ क्या हमने करा है वो मैंने एक आइडिया दे दिया, ठीक है। तो पहले आप क्या करें, इसको वीडियो पॉज करें और ठीक है इसको कॉपी कर लें, फिर हम बात करते हैं। और एक लास्ट पॉइंट और रहेगा, दीज आर कॉल्ड कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल। जो मैंने बोला ना, लेफ्ट टू राइट कुछ पार्टिकल्स मूव करने लगे, कैथोड से ऐसा लगता है मुझे कैथोड से एनोड की तरफ कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उन्हीं को हमने क्या बोला, कैथोड रे पार्टिकल बोला है या कैथोड रेज बोला है। उसी पे हमने नाम दिया है इसको कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। डिस्चार्ज क्यों बोला वो भी अभी देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके कॉपी करें, फिर हम बात करते हैं इसमें डिटेल में एक्चुअल में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है ऐसा। चलिए अब यहां पर अगर हम बात करें तो फिर से मैंने वो सेटअप बताया, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो ये एनोड होती है ना, लेफ्ट में कैथोड होती है, राइट में एनोड होती है। अब ये एनोड मैंने बोला अभी सिर्फ एक क्या लिया मैंने, मेटल की प्लेट ली या शीट ली। तो ये नॉर्मल प्लेट या शीट नहीं होती है, वो प्लेट या शीट परफोरेटेड होती है। अब परफोरेटेड का क्या मतलब है, परफोरेटेड का मतलब है जो ऐसा, अगर ये शीट है, इस शीट के अंदर मैं क्या कर दूँ, कुछ होल्स कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे होल्स कर दो, आर पार कोई यहाँ से मुझे दिख सके या पार्टिकल आर पार जा सके, तो ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं, परफोरेटेड। तो परफोरेटेड हम एनोड लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। परफोरेटेड क्यों लेते हैं उसका भी रीजन है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो येलो येलो मार्क देख रहे हैं, मतलब उसके अंदर होल्स है, उस एनोड के अंदर ऐसे पूरा सॉलिड नहीं है, उसके अंदर कुछ होल्स हमने दे दिए, ठीक है। पीछे यहां पर क्या है, जिंक सल्फाइड, जो पीछे ग्लास ट्यूब लगी है ना, ग्लास ट्यूब के पीछे के साइड हम क्या करते हैं, जिंक सल्फाइड होती है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर देते हैं हम। कहाँ, ये हमारे पास एनोड है, एनोड के पीछे ये ग्लास का एंड है, और ग्लास के एंड के अंदर हम क्या कर देते हैं, एक कोटिंग कर देते हैं जिंक सल्फाइड की। उसकी क्यों करते हैं उसका भी अभी एक रीजन है, वो देखते हैं। देन ये तो पता ही है, कैथोड नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर एनोड ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव हो गया। फिर वैक्यूम पंप है, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए अप टू 10⁻⁻⁴ ATM तक। हाई वोल्टेज है, 10⁻⁴ वोल्टेज तक का मैंने बता ही दिया, ठीक है। ये ठीक है, जो मैं बोला जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन होती है उसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी बोला जाता है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन मतलब उसमें है ना, हम जैसे नाइट में आप कभी देखते होंगे जैसे जुगनू चमकता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर है क्या, हमें ऑब्जर्वेशन होता है कुछ ना कुछ स्ट्राइक होने से चमक, ग्रीन कलर के सेंटिलेशन से उसको बोलते हैं, ठीक है। क्यों आ रहा है वो अभी हम बात करते हैं। तो वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी बोलते हैं, जिंक सल्फाइड की बनी होती है, ठीक है। ये बता ही दिया मैंने, परफोरेटेड एनोड होता है, ठीक है, लिखते चलना ही है, ठीक है। यहाँ पर जो ये मैंने बताया ना फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, किसकी होती है, जिंक सल्फाइड की होती है, ZNS की। फिर इसको मैंने बता ही दिया, परफोरेटेड एनोड है, मतलब उसका परफोरेटेड का मतलब उसमें होल्स होते हैं, और इस तरीके से। अब जब मैंने इसको क्या करा, बैटरी को जब क्या करा, कनेक्ट करा, है ना, फाइनली इसको ऑन करा, तो इस तरीके से कुछ पार्टिकल्स मेरे को मूव करते नजर आएंगे, कहाँ, लेफ्ट टू राइट। अब हो क्या रहा है, इस ट्यूब के अंदर हमने कोई ना कोई गैस फिल करी है, मैंने बोला कोई सी भी गैस ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अभी मान लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर मान लिया कि मैंने हाइड्रोजन गैस फिल कर दी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस फिल कर दी, तो हाइड्रोजन जो गैस है, ठीक है, तो हमें पता है नॉर्मली H अकेला एटम तो मिलेगा नहीं मुझे, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। ये नेचर के अंदर H2 के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब हाई वोल्टेज का मतलब क्या, हाई वोल्टेज का मतलब है मैं इसको एनर्जी दे रहा हूँ एक्चुअल, ठीक है। जब एनर्जी मिलेगी तो ये H2 हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, इस तरीके से H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। इतना बेसिक शायद आपको आइडिया होगा, नहीं तो हम केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में देखेंगे। हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जब मैं हाई एनर्जी दे रहा हूँ ना, तो ये जो सिंगल बॉन्ड है वो एक तरीके से पहले तो ब्रेक होता है, तो ये ब्रेक होके दो हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो हाइड्रोजन एटम है, मुझे पता है हाइड्रोजन एटम के पास एक प्रोटॉन और एक ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो हाइड्रोजन है, फर्दर इसको जब एनर्जी मिलेगी,
ठीक है। फर्दर इसको एनर्जी मिलेगी कहाँ से, इस बैटरी से मिल रही हुई एनर्जी। पहले तो वो क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, और उसके बाद जो एटम में कन्वर्ट हुआ, उस एटम से क्या मिल रहा है, उसको एनर्जी और मिल रही है। यानी वो एनर्जी जब गेन करेगा तो हमें पता है जो फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, उसको जैसे मैं एनर्जी दूंगा, ठीक है, जैसे एनर्जी दूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगी तो एक्साइट होकर हायर शेल पे या बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका एक नाम होता है जिसको हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते भी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जिससे किसी भी एक न्यूट्रल एटम को हम क्या कर पाए, आयोनाइज कर पाए। तो ये लेन देन का खेल है सिंपल से। अगर कोई न्यूट्रल एटम है, अगर मैं उसको एनर्जी दूंगा तो उसमें से वापस कुछ रिटर्न मिलेगा। रिटर्न क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस शेल के अंदर एग्जिस्ट करता है उसकी खुद की एक एनर्जी होती है। अब जब मैं बाहर से जब एक्स्ट्रा और एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, और एनर्जी लेके क्या करेगा, हायर शेल पे जाएगा जिनकी एनर्जी और ज्यादा थी। अब बहुत ज्यादा एनर्जी दूंगा तो और शेल से भी बाहर चला जाएगा, या एटम से दूर चला जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हाइड्रोजन एटम क्या कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है, और वो जो एनर्जी जा रही है किसके पास जा रही है, इलेक्ट्रॉन के पास जा रही है। इलेक्ट्रॉन वहां से एक्साइट होकर और क्या कर रहा है, हाइड्रोजन एटम से बाहर निकल जा रहा है। तो फाइनली मेरे को यहाँ पर क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन H+ मिलेगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसका क्या बन गया, मुझे एक कैटायन बना, साथ में इसका क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। H+ निकला, साथ में क्या निकला, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला। अब अल्टीमेटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल तो क्या हो रहा है कि यहां पर हमें ऐसा लगा कोई पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल तो हमें क्या लग रहा है कि यहां पर किसी पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है कैथोड से एनोड की तरफ। लेकिन अब आप सोच सकते हो और आप बता भी सकते हो कि किसका मूवमेंट हो रहा होगा, ये किस पार्टिकल की बात हो रही है। तो हमें पता है कि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एनोड पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। अब इसमें से एक पॉजिटिव पार्टिकल है, एक नेगेटिव पार्टिकल है, तो लेफ्ट टू राइट कौन मूव करेगा, ऑब्वियस ही बात है, इसकी तरफ तो वो जाएगा। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले बोला था, ठीक है, एक डिस्क्लेमर दिया था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो मैं कह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है और यहां पर कैथोड का चार्ज भी क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएगा। और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है एनोड का, तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो एक्चुअल में जो मूवमेंट हो रहा है ना, वो किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है इसके अंदर। जो वो पार्टिकल की बात करिए ना, एक अननोन पार्टिकल, कौन जो मूव कर रहा है, वो यहां पर एक्चुअल कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये कैथोड रे जो पार्टिकल है ना, वो और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स थे जो किसी भी गैसियस न्यूट्रल एटम के आयोनाइज होने से निकलते, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव नेगेटिव बना दिए, तो ये अपने अपोजिट चार्ज की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और सेम चार्ज से रिपेल होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपेल हो रहा और इस तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ जाने लगा है। तो और फिर इसको कैथोड रे पार्टिकल क्यों बोला, क्योंकि हमें ऐसा ऑब्जर्व होता है कि लेफ्ट टू राइट हो रहा, मतलब कैथोड में से निकल रहा है वो, हमें लगता है क्या, कि वो कैथोड में से निकल रहा है। तो कैथोड में से एक्चुअल निकल नहीं रहा, वो गैस के पार्टिकल है, लेकिन आयोनाइज होकर जब कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है तो हमें लग रहा है कि कैथोड में से कुछ निकल रहा है, इसलिए इनिशियली उसको बोला गया कैथोड रे पार्टिकल, ये कैथोड से कुछ बाहर आ रहा है। आ रही बात समझ में। तो इस वजह से इसको कैथोड रे। डिस्चार्ज क्यों वर्ड यूज किया गया, क्योंकि वापस वही चीज है कि इसमें से ऐसा लग रहा है कुछ पार्टिकल्स निकल रहे। हम इनिशियली तो क्या करा, जैसे वो होता है ना, सुपर हीरोज होते हैं कि कुछ पावर उनमें से निकल रही होती है और देखने को मिलती है हमें, ठीक है। जो हम क्या बोलते हैं, बच्चे कार्टून्स वगैरह देखते, या ये साइंस फिक्शन मूवी होती है, उसमें ऐसी चीज़ ऑब्जर्व होती है कि यहाँ से कुछ पावर दी, इस तरीके से हमें ऑब्जर्व होती है। तो वही चीज़ ऐसा लग रहा था कि यहाँ से कुछ ना कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए उसको हमने क्या बोला, कैथोड रे पार्टिकल, या उसको हम डिस्चार्ज वर्ड इसके लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट ये था कि ये जो पार्टिकल है, कैथोड रे पार्टिकल कौन था, इलेक्ट्रॉन था। ये इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं हाई वोल्टेज क्यों, क्योंकि ये जो एनर्जी इसको ब्रेक करने के लिए, जो एनर्जी चाहिए किस फॉर्म में दे। अब ये एनर्जी अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो यहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं इस एटम को ब्रेक करके उसको आयोनाइज करने के लिए। यहां पर भी इसको क्या एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है हमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। दूसरी चीज,
यहाँ पर हमने वैक्यूम पंप से प्रेशर को इतना लो क्यों रखा, ठीक है, प्रेशर इतना लो क्यों रखा, प्रेशर लो इसलिए रखते हैं कि अगर प्रेशर हाई रखेंगे तो गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे, अगर मैंने प्रेशर हाई करा, फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है, उस पर मैंने पिस्टन लगाया, अब प्रेशर बढ़ाने के लिए मैं पिस्टन को क्या करूँगा, नीचे करूँगा, जैसे जैसे नीचे करूँगा पार्टिकल्स और पास में आते रहेंगे, और जैसे मैं उसको पिस्टन को दूर करूँगा तो पार्टिकल्स और ईजिली क्या होंगे, दूर होते जाएंगे। पार्टिकल जितने जैसे जैसे पास में आते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे मैं दूर जाएंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो हमें तो चाहिए कि इनके बीच में ऐसा एक मॉलिक्यूल है, ऐसे दो मॉलिक्यूल, एक दो मॉलिक्यूल तो डाले नहीं हमने, तो उठा के डाल दी थोड़ी सी गैस, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो हम चाहते हैं कि हर मॉलिक्यूल दूर दूर हो, उनके बीच में कम से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, क्योंकि पहले से ही उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हम जो भी एनर्जी दे रहे हैं पहले तो वो क्या करेगा, आपस में मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी यूज होगी, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ के एटम को अलग करने में एनर्जी यूज होगी, और उसके बाद फाइनली उसको आयोनाइज करने के लिए एनर्जी यूज होगी। तो इसलिए हम बहुत ही लो प्रेशर रखते हैं ताकि मॉलिक्यूल्स जो गैस के हो जितना दूर हो उतना दूर हो सके, ताकि हमारी एनर्जी कम से कम यूज हो और जल्दी इजीली वो क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, है ना। अब इससे कुछ चीज़ें ऑब्जर्व भी करिए, ठीक है, और कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी है, उनको हम वन बाय वन देखते हैं, और इससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो भी लिखे। तो पहले इसको वीडियो पॉज करके चाहे तो कॉपी कर ले, और हो सकता है कुछ पॉइंट मैंने इसमें नहीं लिखो, ठीक है, और मैंने बोल दियो समझाते समय, ठीक है, जैसे ये सब चीज़ें गैस वाली चीज़ें सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने बताई है, जनरली इसके एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ें बताई नहीं जाती है, और ये चीज़ें आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। तो वो आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो इन चीज़ों को। चलिए, ठीक है, तो यहां पर हाँ एक चीज और देखें, यहाँ पे एक चीज और क्या, यहाँ पे ये जो रेज आ रही है, जैसे आप देखोगे ना यहाँ पे, जैसे ये रेज आई इस परफोरेटेड, मतलब जो हमारे पास एनोड है उसके अंदर क्या होल से, उस होल से ये रेज पास होके, अब हमें कैसे पता लगा कि कोई रेज आ रही है, ऐसे थोड़ी देख के पता लगा, पीछे जब हमने क्या करा, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई जो कि जिंक सल्फाइड की बनी होती, जब उससे जाके इलेक्ट्रॉन टकराता है, ठीक है, उससे जाके जब इलेक्ट्रॉन टकराता है तो यहां पर हमें क्या नजर आता है, एक सिंटिलेशन नजर आता है। सिंटिलेशन मतलब ग्रीन कलर के हमें क्या, एक स्ट्राइकिंग सी नजर आती है, यानी उससे मुझे पता लगता है कि हाँ कोई तो आके यहां पे टकरा रहा है, नहीं, ठीक है। तो कैसे पता लगा, इसलिए हमने एनोड के बीच में होल लिया कि चार्ज तो पॉजिटिव है, लेकिन कुछ पार्टिकल उसमें से पास होके पीछे स्क्रीन पे जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जिंक सल्फाइड से जाके टकराए, और टकराने से मुझे पता लग रहा है कि हाँ कोई तो पार्टिकल आके इस पे टकरा रहा है, वो सेंटिलेशन, और या वो जो ग्रीन कलर का, ये कैसा होता है, ग्रीन कलर से मैंने बनाया, ग्रीन कलर का वो सेंटिलेशन उसको बोलते हैं। स्क्रीन से जब टकराते हैं इलेक्ट्रॉन तो हमें ग्रीन कलर की एक लाइटिंग सी हल्की हल्की से नजर आती है, तो वो इस स्क्रीन का वो काम है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे ये मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो ये जब ऐसे दिखा रखा ना, यहाँ से अब देखना, ये पार्टिकल से टकराएंगे, और सॉरी, ठीक है, यहाँ से जैसे ये यहाँ से पार्टिकल्स आए, अब इस परफोरेटेड एनोड से ये पार्टिकल जाके यहाँ पे जाके टकराए, और ये टकराए तो इसने जैसे रेड कलर से बना रखा है, वो उस सेंटिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब विद परफोरेटेड एनोड के साथ होती है ये। चलिए कॉपी करें इसको, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब इससे इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कैथोड रेज की, इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। तो पहली अगर हम बात करें तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ना यहाँ पे, अगर ये इस एक्सपेरिमेंट में बाहर एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या, बाहर एक्सटर्नली में कोई फील्ड और ना लगा दो, जैसे कुछ बच्चों को रहता है सर ऑलरेडी नेगेटिव पॉजिटिव तो लगा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई रेस में से, और किसकी बात कर रहे, बोल रहे कि ये जो आ रही है इसके अलावा मैं एक्सटर्नल और कुछ लगा दूं यहाँ पे, ठीक है, मतलब इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव एक और बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो मुझे पता है अगर ऊपर मैंने नेगेटिव बना दिया और इधर पॉजिटिव बना दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो ट्रैवल कर रहा होगा तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे अगर इधर मैंने नेगेटिव लगा दिया तो यहाँ से क्या होंगे, ऊपर की ये जो ऊपर जा रहे होंगे ना वो थोड़ा नीचे की साइड डिफ्लेक्ट होने लगेंगे, वो उससे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा कि सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। और नीचे पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल्स थोड़ा नीचे से होके जाना चाहेंगे, डिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे।
तो सेम कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड में भी होगी। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैंने नॉर्थ और साउथ पोल बना दिया, तो नॉर्थ, ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी बात भी कर लूँगा, ठीक है, और डिटेल में बताऊंगा। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल आपने सुना होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, हमारी जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें किस डायरेक्शन में उसका फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल करके नॉर्थ साउथ मैग्नेट लगा देंगे, तो वहाँ से भी वो क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्लेक्ट होगा। तो ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में अगर हमने जब ऑब्जर्व करा तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में फ्लो करेगा, और अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने लगा दी तब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में फ्लो नहीं करेगा, वो पार्टिकल वो डिफ्लेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि उस पर भी चार्ज है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे भी कुछ चार्ज होगा, तो वहाँ से वो डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ये पहला जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है उसका मतलब है जो यहाँ पे लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज इज सिमिलर टू दैट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। अब उन्हें कैसे पता लगा कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही था? पहली चीज तो आपको पता लग गया कि वो किसकी तरफ, एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जो कि कैसा, खुद कैसा, पॉजिटिव। जैसे मैंने कहा कि उधर ऊपर नेगेटिव, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर लगा दिया, तो वो जहां नेगेटिव लगाया, अब पार्टिकल की डायरेक्शन क्या हो गई, नीचे की साइड आ गई। तो मुझे पता लग रहा है कि जो पार्टिकल आ रहा है कहीं ना कहीं उस पर कोई एक चार्ज है नेगेटिव, तभी उससे दूर की तरफ जा रहा है, और उस पर पॉजिटिव जो नीचे की तरफ लगा उससे क्या हो रहा है, वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहां से हमने आइडेंटिफाई करा कि हाँ वो जो चार्ज पार्टिकल, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, वो हो सकता है H+ भी तो हो सकता था, कैटाइन भी तो हो सकता था, लेकिन वो कैटाइन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिवली चार्ज था, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हो रहा था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में उसके चार्ज के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, कैथोड रेज आयोनाइज द गैसियस इंडिकेटिंग और प्रूविंग दैट दे आर चार्ज, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि उसमें क्या होता है, कैथोड रेज क्या होता है, एक्चुअल में जो गैसेस होती है उनको क्या करती है, आयोनाइज करती है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसकी वजह से वो क्या कर रही है, उसको गैस को आयोनाइज कर रही है, और उससे हमें इंडिकेट या प्रूव हो रहा है कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आता ही आता है, ठीक है। चलिए, तो ये 3 पॉइंट कॉपी करें, फिर कुछ आगे देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, दे, मतलब दे किसकी बात हो रही है, जो हमने कैथोड रे पार्टिकल्स की बात हो रही, तो वो एक्चुअल में कौन है, इलेक्ट्रॉन से, ये तो हमें पता लग गया। तो दे, दैट इज इलेक्ट्रॉन, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है। इसने क्या बोला कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि कैथोड रे के जो मैंने क्या लिए, कैथोड रे के मैंने क्या लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉपर की ले लिया एनोड और कैथोड, एक बार मैंने क्या लिए, जिंक की ले ली, एक बार मैंने सिल्वर की ले ली, एक बार मैंने गोल्ड की ले ली, एक बार मैंने एल्यूमिनियम की ले ली, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा कि मैं कैथोड और एनोड किस मटेरियल की ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, मैंने बोला गैस कोई से भी फिल कर दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो आप हाइड्रोजन गैस लो, ऑक्सीजन गैस लो या नाइट्रोजन गैस लो। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ट्रेवल कौन कर रहा है, एक्चुअल में कैथोड रे पार्टिकल कौन है, वो तो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन आप भले ही हाइड्रोजन से निकालो या फिर क्लोरीन को, जैसे मैंने ब्रेक करा, 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल में ब्रेक हो गया, उसके बाद ये क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या हुए, आयोनाइज हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी दी तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ से निकाल लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो कैथोड रे पार्टिकल है वो है कौन, इलेक्ट्रॉन है। अब वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गैस से है या हाइड्रोजन गैस से है या नाइट्रोजन गैस से है या ऑक्सीजन गैस से है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए लिखा है दे, दैट इज इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के मटेरियल से कोई लेना देना नहीं, वो तो एक टर्मिनल बनाने के लिए हमें यूज हो रहा है सिर्फ। दूसरा, एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे, कौन सी गैस फिल करी उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें से जाना क्या है, इलेक्ट्रॉन को ही है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखें, द बेसिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल द एटम्स आर इलेक्ट्रॉन। तो यहां से ये समझ में आया कि गैस कोई सी भी ले लो, गैस कोई सी भी ले लो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, उसमें अल्टीमेटली बना हुआ किससे होता है, एटम, और एटम से अल्टीमेटली निकलेगा क्या, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहां से ये चीज प्रूव हो रही है कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो द बेसिक कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे सारे एटम में, कोई सी भी गैस ले लो। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, कैथोड रेज आर मेड ऑफ पार्टिकल एज दे रोटेट अ लाइट फ्रिक्शनलेस पैडल व्हील। इसका क्या मतलब है, जो भी हमने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया ना, चलो पीछे मैं दे लेता हूँ थोड़ा सा, जैसे मान लो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक फैन सा लगा दूँ, यानी
बहुत ही लाइट सा पैडल व्हील टाइप लगा दो, फैन सा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह का मैं कोई बहुत ही लाइट वेट है ना, इस तरीके से कुछ सेटअप करा मैंने और पैडल व्हील लगा दिया इस तरीके से, ऐसे हो रही है जो आपको दिख रहा है ना, ऐसे कि जैसे यहाँ पर थोड़ी, जैसे बोलते हैं ना बच्चे जो खेलते हवा के अंदर, ऐसा वो घूमता रहता है, ठीक है, लकड़ी पे लगा के, और वो फैन सा कि हवा में आता है, जैसे जिस डायरेक्शन में हवा है घूमने लग जाएगा। तो ऐसा ही हमने लगाया कि वो हवा का कुछ प्रेशर बढ़ता है। ऐसे ये जो पैडल व्हील है, पैडल व्हील क्या करेगा, इसके ऊपर जैसे ही इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो कुछ ना कुछ उसका मास तो होगा, कुछ तो मास, सब बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन कुछ तो मास होगा। तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन आके जब टकराएंगे तो इस पैडल व्हील को क्या करने लगेंगे, वो रोटेट करने लगेंगे, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, किसी भी एक डायरेक्शन। जब इसको वो रोटेट करेंगे तो इससे हमें पता लग रहा है कि जो भी पार्टिकल आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ मास तो एग्जिस्ट करता ही है, तभी उसको क्या कर पा रहा है, वो रोटेट कर पा रहा है। आ रही बात समझ में? ये जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा था उसका ये मतलब था। तो ये बता रहा है कि जो भी हमारे पास पार्टिकल्स है ना, जो भी हमारे पास पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल का कुछ ना कुछ एक सिग्निफिकेंट मास तो है ही, इस वजह से वो क्या कर पा रहा है, जो यहाँ पर पैडल व्हील टाइप अगर एक्सपेरिमेंट में हम लगा दे तो वो उसको क्या कर देगा, रोटेट कर देगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कैथोड रेज आर मेड ऑफ पार्टिकल्स एज दे रोटेट लाइट फ्रिक्शनलेस पैडल व्हील। फ्रिक्शनलेस पैडल व्हील क्यों बोला है, क्योंकि ना के बराबर फ्रिक्शन होगा तो हल्का भी कोई टकराएगा, ठीक है। तो हमें पता है बिना फ्रिक्शन के हमें चलना, सब कुछ काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर फ्रिक्शन होगा नहीं तो थोड़ा सा भी उस पर हल्का सा प्रेशर या फोर्स लगेगा या पार्टिकल का आगे उससे टकराएगा तो ऑब्वियस ही बात है वो मूव करने लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको वीडियो पॉज करके इन पॉइंट्स को भी कॉपी कर लें। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इसमें, द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड कैन बी चेक बाय मेकिंग अ होल इन द एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड द एनोड विथ ए फॉस्फोरेसेंट मटेरियल दैट इज जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बता दिया, इसको और बेटर ऑब्जर्व करने के लिए, समझने के लिए हमने क्या करा कि एनोड के अंदर होल कर दिए, और होल करने के बाद पीछे उस ट्यूब में क्या लगाया, हमने जिंक सल्फाइड की एक कोटिंग कर दी, जिससे अगर जैसे इलेक्ट्रॉन आके टकराएगा तो एक सिंटिलेशन होगा, एक स्ट्राइकिंग होगी, तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ पर एक स्पार्किंग टाइप नजर आती है ग्रीन कलर की, ठीक है। तो ऐसे कई सारे कंपाउंड होते हैं, उसमें से एक जिंक सल्फाइड है जो ये फ्लोरोसेंट का काम करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट बात करें, द रेज आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है, वही बात कर रहा है। और लास्ट में इसने लिखा एज अ रिजल्ट अ ब्राइट स्पॉट डेवलप ऑन द स्क्रीन, दैट इज द सेम प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व इन टेलीविजन सेट, ठीक है। तो जो पुराने हमारे पास कैथोड रे ट्यूब जो, ठीक है, ये नाम वहीं से आपने सुना होगा। पुरानी जो हमारे पास जो डब्बा टीवी होती है, अब तो एलईडी एलसीडी वगैरह, कई प्लाज्मा टीवी, कई तरह की टेक्नोलॉजी आ गई। जो पुराने हमारे ज़माने में टीवी हुआ करती थी, टेलीविज़न होता था, तो उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, कैथोड रे ट्यूब बोला जाता था। तो उसमें इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करते थे इस तरीके से, और वो चीज़ आपको पिक्चर के फॉर्म में नज़र आती थी, ठीक है। उसी प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, ठीक है। चलिए, तो इसको कॉपी कर ले। ठीक है, तो एक्चुअल में आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है, इलेक्ट्रॉन, एक तो थोड़ा सा हमने इनिशियल टाइम लिया किसके अंदर, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, क्या उसने पॉइंट्स रखे थे और वो डिस्कार्ड किए, उनको हमने, ठीक है, पैरेलली उसको क्या करा, डिस्कस करा। फिर सबसे पहले हमने क्या, हमारे जो मेन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, किस तरीके से हुआ वो यहाँ पर देखा गया। तो अभी भी इसमें कुछ चीज़ें बाकी है कि किस तरीके से एक चार्ज टू मास रेशियो है, और एक होता है मिलिकन का एक एक्सपेरिमेंट था जिससे एक्चुअल में ये सब चीज़ें और फर्दर पता करी गई थी, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन हाँ, आज के लेक्चर में हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, क्या उसमें उन्होंने ऑब्जर्व करे थे और उनके क्या कंक्लूजन निकाले, ठीक है, वो चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करी, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास।